तो दोस्तों एक बार फिर से लौट आया हूँ एक बेहतरीन मूवी के साथ जिसका नाम है टुक टुक। अब इन ईटीवी वालों को क्या ही कहूँ मैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि पूछो ही मत। ना तो इनके पास बड़े हीरो होते हैं ना ही कोई बड़ा पैसा, लेकिन इनकी स्टोरी और उसकी यूनिकनेस इतनी अलग होती है कि बड़ी बड़ी मूवीज भी इनके सामने फीकी नजर आती हैं। तो ऐसी ही एक और मूवी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से बारिश हो रही होती है। तभी इसी गाँव के किसी घर में एक बच्ची अपनी दादी माँ से पूछती है, दादी ये बारिश कैसे होती है? क्या आसमान में कोई समंदर या नदी है? दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, आसमान में समंदर तुम्हारे बाप ने रखा है क्या? ये सुनकर बच्ची फिर पूछती है, तो फिर ऊपर से कोई पानी डालता है क्या? जिस पर दादी हंसते हुए कहती है, अरे बेटा ये एक जादू है जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन तभी बच्ची मुंह बनाकर कहती है, ये जादू वादू कुछ नहीं होता दादी, माँ ने मुझे बताया था। तो दादी उससे कहती है, अरे बेटा कहीं की भी बात क्यों करती है? हमारे ही गांव में एक बार बहुत बड़ी जादुई चीज हुई थी और उस मैजिक के बारे में हमारे और आसपास के गांव के लोग आज भी जानते हैं। अब वो अपनी पोती को वही कहानी सुनाने लगती है जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी। अब हमें 3 टीनेज बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनके नाम हैं रोशन, कार्तिक और मधु। अब हमें पता चलता है कि इनका ना तो स्कूल होता है ना कॉलेज और ना ही कोई काम धंधा। पूरे दिन बस ये इधर उधर घूमकर आवारागर्दी करते रहते हैं। जब जी चाहा किसी के घर जाकर सो जाते हैं, कभी रोशन के घर, कभी कार्तिक के घर, तो कभी मधु के घर। इस तरह हम देखते हैं कि एक दिन ये तीनों रोशन के घर में सोए हुए होते हैं। तभी सुबह सुबह उठकर कार्तिक और मधु वापस अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन रोशन के घर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो इन दोनों से कहता है, बेटा जो पिक्चर तुम लोग देखते हो वो मुझे भी दिखाओ। मधु कहता है, ऐसी पिक्चर तुम नहीं देख सकते ताऊ। लेकिन जब वह बूढ़ा आदमी जिद करता है तो मधु उसे एक सीडी का पोस्टर दिखाकर 10 रुपए मांगता है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए पैसे दे देता है। थोड़ी देर बाद कार्तिक और मधु किसी जगह पर रोशन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रोशन आता है और कहता है, आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, माँ ने मुझे काम दिया है। मधु चिढ़कर कहता है, अरे वॉचमैन की नौकरी तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, चुपचाप चल। फिर ये तीनों भागते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि चोरी छुपे किसी के घर में घुसकर कार्तिक और मधु एक बाथरूम में झांकने लगते हैं जहां कोई औरत नहा रही होती है। बाहर रोशन पहरेदारी कर रहा होता है। यानी हर रोज ये तीनों यही काम करते रहते हैं। लेकिन इस बीच हम ये नोटिस करते हैं कि रोशन को ये सब पसंद नहीं होता, वो बस दोस्ती यारी की वजह से उनके साथ होता है। शाम को मधु कहता है, यार क्यों ना हम खुद ही वीडियो बना लें, हर वीडियो के 2000 मिलेंगे तो 10 वीडियो के 20,000 हो जाएंगे। लेकिन रोशन और कार्तिक उसकी बात नहीं मानते। तभी मधु गांव की हर लड़की के नहाने का टाइम टेबल बताने लगता है सुबह से शाम तक और कहता है, हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है, बस कैमरे की कमी है। अब रोशन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जबकि कार्तिक कहता है, तू वीडियो बना, एडिट मैं कर दूंगा। इसीलिए उसी रात ये तीनों रोशन के घर पर जाकर उसके पिता से कैमरे के लिए पैसे मांगते हैं। रोशन के पिता को लगता है कि ये लोग शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं। जब कैमरे की कीमत पूछते हैं तो मधु कहता है, अंकल हमें 20,000 रुपए चाहिए। ये सुनकर रोशन के पिता का खाना गले में अटक जाता है। फिर वह पूछते हैं, कैसी वीडियो बनाओगे? मधु तुरंत कहता है, अंकल कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी है, पहले उसी की वीडियो बनाएंगे। हमारे गांव का कल्चर सबको दिखना चाहिए कि हम कैसे फेस्टिवल मनाते हैं, सब कुछ बहुत ट्रेडिशनल होगा अंकल जी। तो इस तरह अब रोशन का पिता कहता है, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन तुम लोग एक काम करो, गांव में चंदा इकट्ठा करके पहले थोड़े पैसों से गणेश जी की मूर्ति खरीदो, फिर जो पैसे बचेंगे उनसे कैमरा खरीद लो और उसी कैमरे से वीडियो भी बनाओ, बाकी का खर्चा मैं देख लूंगा। अब इसी गांव में एक अमीर जमींदार होता है। जब उसे पता चलता है कि गांव में ये 3 लड़के गणेश चतुर्थी मना रहे हैं तो उसे इससे दिक्कत होने लगती है। फिर हमें इसकी वजह भी पता चल जाती है। असल में इस गांव में गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को लेकर बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। जो कोई भी फेस्टिवल अच्छे से मनाता है पूरे गांव में उसकी वाहवाही होती है। साथ ही इस गांव का एक ट्रेडिशन ये भी है कि जो कोई भी गांव में गणेश जी की मूर्ति रखता है उसे अपना वाहन भी इसी गांव से लेना होता है। अब जमींदार को पता होता है कि फेस्टिवल में वाहन के नाम पर ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और उसके पास काफी ट्रैक्टर्स हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब ये तीनों लड़के ट्रैक्टर मांगने उसके पास आएंगे तो वो अपना ट्रैक्टर नहीं देगा। लेकिन असल में जमींदार को दिक्कत इन तीनों से नहीं होती, बल्कि उसकी असली दुश्मनी रोशन के पिता से होती है। दोनों ही गांव के सरपंच बनना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों चंदे की मदद से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति खरीद लेते हैं। उसी रात रोशन का पिता उससे पूछता है, तुम लोगों का एक काम तो हो गया, अब गाड़ी का क्या करोगे? तो ये तीनों कहते हैं, करेंगे क्या, बगल वाले गांव से ट्रैक्टर ले आएंगे। तभी रोशन का पिता कहता है, नहीं बेटा गांव में ऐसा नहीं होगा, अगर मूर्ति गांव की है तो गाड़ी भी गांव की रहेगी। जब तुम लोग गणेश जी के आशीर्वाद से यहाँ तक आ पहुंचे हो तो खुद गाड़ी का इंतजाम भी कर लो। इस पर तीनों कहते हैं, ठीक है,
अभी तो पूरा एक हफ्ता है, एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा कह तो देते हैं, लेकिन बाद में सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर गाड़ी का इंतजाम कैसे करें। इन्हें पता होता है कि जमींदार इन्हें ट्रैक्टर नहीं देगा। तभी कार्तिक को एक आइडिया आता है। वो कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास जुगाड़ है। दरअसल मेरे दादाजी की एक पुरानी बाइक घर पर पड़ी है, बस उसे रिपेयर करवाना होगा, बाकी अपना काम हो जाएगा और गणेश जी को भी अपनी सवारी मिल जाएगी। अब सुबह होते ही ये तीनों दादाजी की बाइक देखने जाते हैं, जो बहुत ही पुरानी और खस्ता हाल लगती है। फिर भी ये लोग एक मैकेनिक को बुलाकर उसे रिपेयर करवाने लगते हैं। फाइनली बाइक रिपेयर हो जाती है। इसके बाद ये तीनों इसका नाम रखने की सोचते हैं और नाम रखते हैं टुक टुक, जो स्कूटर कम और ऑटो रिक्शा ज्यादा लगती है। रात को सोते वक्त रोशन कार्तिक और मधु से कहता है, भाई लोग, अब तक सब कुछ अच्छा हुआ, जब फेस्टिवल खत्म होगा तब तक हमारे पास और पैसे जमा हो जाएंगे। क्या हम उन पैसों से कुछ और नहीं कर सकते? मतलब क्या कैमरा खरीदकर गंदे काम करना ही जरूरी है? कार्तिक और मधु उसकी बात नहीं मानते। कहते हैं, अगर पैसे कमाने का कोई दूसरा आइडिया है तो बता। इस पर रोशन चुप हो जाता है। अगले दिन फेस्टिवल शुरू हो जाता है। ये तीनों धूमधाम से एंजॉय करने लगते हैं। 3-4 दिन तक ये बाइक को गणेश जी की सवारी बनाकर पूरे गांव में घुमाते रहते हैं, क्योंकि ये गांव का ट्रेडिशन था। फेस्टिवल खत्म होता है और इनके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं। रात में जब रोशन सो रहा होता है तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन हो गई है। रोशन ये देखकर गाड़ी के पास जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद वायरिंग लूज हो गई होगी। सुबह जब रोशन उठकर नोटिस करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बताता है कि कल रात उसने गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाकर रखा था, लेकिन सुबह वो गाड़ी दूसरी तरफ घुमा हुआ देखता है। जब उसने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी को छुआ तक नहीं। लेकिन कार्तिक और मधु उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं, कई दिन से ठीक से सोया नहीं है तू, इसीलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर गाड़ी खुद कैसे घूम सकती है? हो सकता है कि कल रात तुमने ऐसे ही रखा हो और नींद में भूल गए हो। फिर अगले दिन से ये लोग अपने उसी काम में लग जाते हैं। कार्तिक और मधु किसी के बाथरूम में झांकने लगते हैं, जबकि रोशन बाहर पहरेदारी करता रहता है। इसी बीच अचानक रोशन को अपनी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो फटाफट गाड़ी के पास भागता है। ये देखकर कार्तिक और मधु भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि पास में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। शायद उन्हीं बच्चों ने गाड़ी का हॉर्न बजाया था। ये देखकर कार्तिक और मधु रोशन को डांटते हैं कि बेवजह डराया। इसके बाद रोशन गाड़ी को परफेक्टली मेजर करके राइट साइड घुमाकर रखता है और रात भर जागता है ताकि अगर गाड़ी में कोई हरकत हो तो देख सके। सुबह होते ही गाड़ी उसी पोजीशन में रहती है जिस तरह कल रखी थी। ये देखकर रोशन समझता है कि शायद उससे ही गलती हुई थी, लेकिन तभी शॉकिंगली थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप लेफ्ट साइड घूम जाती है। ये देखकर रोशन के होश उड़ जाते हैं। असल में जिस साइड से सूरज उगता है गाड़ी उस तरफ घूम जाती है। इसके बाद रोशन काफी देर तक वहीं खड़ा रहता है और देखता है कि अब गाड़ी क्या मूव करेगी, लेकिन काफी देर देखने पर भी गाड़ी कुछ नहीं करती। फिर रोशन अपने दोनों फ्रेंड्स को घर बुलाता है और दोबारा गाड़ी को राइट साइड घुमाकर रख देता है। वो कहता है, तुमने देख लिया ना, फिलहाल गाड़ी की पोजीशन कैसी है। आज रात तुम दोनों मेरे घर पर ही सो जाओ, सुबह उठकर मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। इस तरह कार्तिक और मधु आज रात रोशन के घर रुक जाते हैं। रोशन अलार्म लगाता है और सुबह 5 बजे उठता है, फिर दोनों को भी उठा देता है। अब ये तीनों सुबह 5 बजे से गाड़ी को लगातार देखते रहते हैं। इस बीच कार्तिक और मधु कहते हैं, भाई सो जाने दे, इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। लेकिन रोशन खुद भी नहीं सोता और दोनों को भी सोने नहीं देता। और जब सूरज उगने वाला होता है, रोशन कहता है, अब देखो जादू। फिर जैसे ही सूरज की किरणें गाड़ी पर पड़ती हैं, वो अपने आप सूरज की तरफ घूम जाती है। ये देखकर कार्तिक और मधु भी शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं, अरे यार, ये गाड़ी अपने आप कैसे घूम सकती है? तो रोशन कहता है, अब तुम लोग ये वीडियो वाला फालतू काम छोड़ो, यही टुक टुक हमें पैसे कमा कर देगी। लगता है इस टुक टुक में भगवान गणेश जी आ चुके हैं। अब हम ये दिखाकर पैसे कमाएंगे और देखना, हमारी टुक टुक का मंदिर बनेगा। मधु कहता है, हाँ सच में लगता है ये टुक टुक हमारे लिए ही आई है। उसी वक्त गाड़ी का हैंडल राइट साइड घूम जाता है। ये चीज रोशन और मधु नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन कार्तिक देख लेता है। कार्तिक कहता है, भाई अभी अभी इसने सिर हिलाया। मधु, जो तूने कहा वो फिर से बोल। मधु के दोबारा कहने पर गाड़ी का हैंडल फिर से राइट साइड घूमता है। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि गाड़ी उनसे बात कर रही है। रोशन पूछता है, क्या तुम भगवान हो? तो गाड़ी ना में जवाब देती है, यानी राइट साइड घूमने का मतलब ना, और लेफ्ट साइड घूमे तो हाँ। मधु पूछता है, क्या मेरी फैमिली सेफ है? तो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि गाड़ी को सब कुछ पता है। अब ये गांव के एक आदमी को बुलाकर कहते हैं, इस गाड़ी में भगवान आए हैं, जो भी सवाल करोगे ये जवाब देगी। पहले तो वो आदमी यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ सवाल पूछने पर गाड़ी हाँ या ना का जवाब देती है। फिर क्या था, अगली सुबह गांव के सारे लोग रोशन के घर के पास जमा हो जाते हैं। ये तीनों गाड़ी को राइट साइड घुमाकर रखते हैं और जैसे ही सूरज उगता है, गाड़ी सूरज की तरफ घूम जाती है। ये देखकर गांव वाले शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस गाड़ी में भगवान है। सब हाथ जोड़ लेते हैं।
इसके बाद रोशन घर के सामने एक छोटा सा टेंट लगाता है और गांव वालों से टिकट लेकर उन्हें उस टुक टुक के पास भेजता है ताकि उनके सवालों का जवाब दिलवा सके, जिसके बाद इनके पास पैसा ही पैसा हो जाता है। अब इसी बीच ये तीनों सोचते हैं कि क्यों ना आसपास के गांव में जाकर भी अपनी टुक टुक का मैजिक दिखाएं। वो लोग हमारे गांव में नहीं आ सकते, लेकिन हम तो उनके गांव जा सकते हैं। इस तरह ये तीनों अपनी टुक टुक लेकर आसपास के गांव में घूमने लगते हैं और देखते ही देखते ये टुक टुक बहुत फेमस हो जाती है। ये सब देखकर गांव के जमींदार की जलन शुरू हो जाती है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है, उस बूढ़े इंजीनियर को बुलाओ और पता करो कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है। तो एक बूढ़ा आदमी पता लगाने के बहाने टुक टुक के पास आकर उसका अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है, लेकिन ये तीनों दोस्त समझ जाते हैं और कहते हैं, ताऊ जितना ढूंढना है ढूंढ लो, कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उन पैसों से मधु एक कैमरे वाला फोन खरीद लेता है। वो कार्तिक को चुपचाप बाहर बुलाता है और कहता है, चल वीडियो बनाते हैं। अब ये दोनों रोशन को बिना बताए वहां से खिसक लेते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो रोशन मना कर देगा। फिर मधु किसी के बाथरूम के बाहर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि इस बार कार्तिक पहरेदारी करता है। इसी बीच टुक टुक के टेंट पर हंगामा मच जाता है। उसकी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर देखते ही देखते टुक टुक अपने टेंट से निकलकर बाहर जाने लगती है। ये देखकर रोशन भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। गाड़ी ठीक उसी जगह जाकर रुकती है जहां कार्तिक और मधु होते हैं। ये देखकर रोशन शॉक में रह जाता है, यानी गाड़ी उसे जानबूझकर यहाँ लाती है ताकि इन दोनों का कारनामा दिखा सके। अब रोशन मधु को बहुत मारता है और कहता है, मैंने कहा था ना ये सब नहीं होगा। इसी हाथापाई के दौरान वो बूढ़ा आदमी फिर आकर कहता है, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, बेटा अपनी जान बचा लो। इसके बाद टेंट पर आकर जब मधु अपना फोन चेक करता है तो शॉकिंगली उसमें वो वीडियो नहीं होती जो वो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब वीडियो डिलीट हो चुकी थी। इससे ये तीनों समझ जाते हैं कि ये वीडियो बनाना टुक टुक को पसंद नहीं। फिर इसके बारे में और जानने के लिए ये तीनों उसके साथ चाली चाली गेम खेलने लगते हैं। स्लेट पर यस और नो लिखकर पूछते हैं, क्या तुम कोई गॉड स्पिरिट हो? तो जवाब यस आता है। फिर अचानक गाड़ी अपने आप ऑन होकर टेंट से बाहर निकल जाती है। ये तीनों भागने लगते हैं और गाड़ी उनका पीछा करती है। अब ये समझ जाते हैं कि इस गाड़ी की आत्मा हमें मारने वाली है, लेकिन बहुत दूर तक पीछा करने के बाद गाड़ी रुक जाती है और पता चलता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। इसके बाद ये डरते डरते गाड़ी को वापस गैराज में ले आते हैं। डर के मारे मधु उस गाड़ी को थैंक यू बोलने के लिए 500 का नोट उसमें रख देता है। रात को ये तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर गाड़ी में किसकी आत्मा है। हम तो उसे भगवान मान बैठे, अगर कुछ दिन और हो जाते तो हम मर चुके होते। तो रोशन कहता है, फालतू बातें मत करो, मुझे लगता है वो अच्छी आत्मा है। अगर मारना चाहती तो कब की मार देती और हमें इतने पैसे क्यों कमाती। दूसरी तरफ गांव के जमींदार को पता चलता है कि गाड़ी ने उन तीनों को भगा दिया है। अब वो अपने आदमी को पेट्रोल देकर कहता है, जा गाड़ी में डाल दे, फिर देखता हूँ ये तीनों कैसे उछलते हैं। आदमी जाकर गाड़ी में पेट्रोल भर देता है। सुबह मधु जब जागता है तो शॉक में रह जाता है। असल में कल जो 500 का नोट उसने गाड़ी में रखा था, वही नोट उड़कर वापस उसके पास आ जाता है। फिर ये तीनों गैराज के पास जाकर देखते हैं तो गाड़ी वहाँ नहीं होती। उन्हें पता चलता है कि गाड़ी रोशन के घर के बाहर लगे टेंट पर वापस जाकर शांति से खड़ी हो गई है। यह देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये आत्मा इतनी जल्दी उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसके बाद मधु फौरन गाड़ी के पास जाकर उससे सॉरी बोलता है, मैं दोबारा ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, प्लीज हमें छोड़ दो। फिर रोशन पूछता है, आखिर कौन हो तुम, हमारे पास क्यों आई, कैसे आई? फिर वो पूछता है, क्या जिस तरह तुमने हमारी मदद की वैसे ही अगर हम तुम्हारी मदद करें तो तुम हमें छोड़कर चली जाओगी ना? तो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। फिर मधु पूछता है, तुम कौन से जेंडर की आत्मा हो, लेडीज हो? तो गाड़ी हाँ में जवाब देती है। रोशन पूछता है, क्या तुम्हारा घर इसी गांव में है, क्या तुम हमें अपने घर के पास ले जाओगी? तो ये सुनते ही गाड़ी एकदम से ऑन होकर उन तीनों को अपने घर के पास ले जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ये तीनों एक घर के पास पहुंचते हैं जहां दीवार पर एक लड़की की फोटो टंगी होती है। तभी उस घर की औरत किचन से बाहर आकर कहती है, तुम तीनों डायरेक्ट घर में क्यों आ गए, कौन हो तुम लोग? अब उस घर में उसका पति राजू भी होता है। रोशन उस लड़की की फोटो देखकर पूछता है, अंकल ये लड़की कौन है? तो राजू कहता है, ये हमारी बेटी शिल्पा है। रोशन पूछता है, अब वो कहाँ है? राजू कहता है, पता नहीं बेटा, एक दिन घर से चली गई। अब ये तीनों राजू और उसकी पत्नी को सच नहीं बताते कि उनकी बेटी मर चुकी है, बस कहते हैं हम घर घर जाकर लोगों का फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारी गाड़ी से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। पहले तो पति पत्नी मना कर देते हैं, हमें इन बातों पर भरोसा नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी राजू की पत्नी गाड़ी के पास जाकर पूछती है, क्या मेरी बेटी अच्छी है, सही सलामत है? गाड़ी हाँ में जवाब देती है। अब बाहर आकर ये तीनों गाड़ी से कहते हैं, तुम्हारे घर वालों को तो ये तक नहीं पता कि तुम मर चुकी हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे साथ हुआ क्या है, हम कैसे पता करें? क्या इस गांव में तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो हमें तुम्हारे बारे में बता सके? अब टुक टुक हाँ में जवाब देती है और उन्हें शिल्पा की 2 फ्रेंड्स के पास ले जाती है।
फिलहाल शिल्पा की इन दोनों फ्रेंड्स की शादी हो चुकी होती है। ये तीनों उनसे कहते हैं, आपकी शिल्पा की आत्मा इस टुक टुक में है। वो दोनों कहती हैं, तुम लोग पहले कहते थे कि इसमें भगवान रहते हैं, अब कह रहे हो शिल्पा की आत्मा रहती है। तो ये तीनों कहते हैं, दीदी हमें पहले यही लगा था कि फेस्टिवल के बाद से इसमें गणेश जी आ गए होंगे, लेकिन खुद शिल्पा ने हमें उसका घर दिखाया, आज आप लोगों तक पहुंचाया। अगर आपको यकीन नहीं है तो शिल्पा से ऐसा सवाल पूछो जो सिर्फ आप लोग जानते हो। अब शिल्पा की फ्रेंड कहती है, कॉलेज के बाद हम तीनों एक जगह मिलते थे, क्या तुम जानती हो कि हमारा वो सीक्रेट प्लेस कहाँ है? अब टुक टुक यानी शिल्पा की आत्मा उन सभी को एक बड़े पेड़ के पास ले जाती है और तब जाकर शिल्पा की दोनों फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि ये सच है। इसके बाद शिल्पा की दोनों फ्रेंड्स इन तीनों को शिल्पा की कहानी बताने लगती हैं। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि शिल्पा और उसकी दोनों फ्रेंड्स बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जहां भी जाती हैं साथ जाती हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि गांव में एक छोटा सा स्कूल होता है जहां मास्टर जी बच्चों को एक ही टेबल पर पढ़ाते हैं, ढेर सारा होमवर्क देकर दूसरी क्लास में जाकर सो जाते हैं। इसी बीच शिल्पा और उसकी दोनों फ्रेंड्स मौका पाकर उस क्लास में आकर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगती हैं। शिल्पा बच्चों से पूछती है, कल हमने क्या वर्ड सीखा था? आज हम नया वर्ड सीखेंगे, थैंक यू, मतलब शुक्रिया अदा करना। वो बच्चों को कई एग्जाम्पल्स देकर बताती है कि कब, कैसे और किस सिचुएशन में थैंक यू बोलना चाहिए। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि किसी ने गांव के कुछ घरों की दीवारों पर शिल्पा के स्केचेस बना रखे होते हैं, जैसे उसकी आंखें, हाथ, पैर, जिन्हें देखकर शिल्पा और उसकी फ्रेंड्स सोचने लगती हैं कि ये स्केचेस कौन बना रहा है? आखिर कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई? फिर अगले दिन जब ये तीनों कॉलेज जा रही होती हैं, उसी रास्ते से नवीन नाम का एक दूध वाला अपनी बाइक से गुजरता है, जैसे वो रोज गुजरता था। यहाँ हमें पता चलता है कि नवीन असल में शिल्पा से बहुत प्यार करता है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब ये तीनों सहेलियां घर वापस जाने लगती हैं, शिल्पा भी इसी बीच नवीन का इंतजार करने लगती है। तब शिल्पा की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, अरे शिल्पा, उस दूध वाले से क्या काम है तुझे? चलो जल्दी घर चलते हैं वरना दिन ढल जाएगा। फिर जब नवीन वहाँ से गुजरता है, शिल्पा उसे रोक लेती है। शिल्पा पूछती है, क्या तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे? जब टाइम मिलेगा तब सिखा देना। नवीन इस बात पर चुप हो जाता है क्योंकि इस तरह शिल्पा के रोकने से वो हैरान था। तभी शिल्पा हंसकर कहती है, अच्छा एक काम करो, अभी मुझे अपनी गाड़ी पर एक राउंड घुमा दो। तो हम देखते हैं कि अब नवीन शिल्पा को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हल्के से एक राउंड घुमा देता है। फिर दूसरे दिन से नवीन शिल्पा की गली के पास आकर हॉर्न बजाने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनकर शिल्पा खुश होकर अपनी दोनों फ्रेंड्स को लेकर नवीन के पास भागते हुए पहुंच जाती है। इसके बाद नवीन शिल्पा को गाड़ी चलाना सिखाने लगता है। इसी बीच दोनों में प्यार भी शुरू हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। फिर एक दिन शिल्पा ऐसे ही नवीन से मिलने आती है। नवीन पूछता है, क्या आज गाड़ी नहीं चलाओगी, बस ऐसे ही बैठी रहोगी? तो शिल्पा कहती है, आज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए मुझे, मैं अछूत हूँ ना। तब नवीन को पता चलता है कि शिल्पा के पीरियड्स हैं। उनके गांव में यही रिवाज था कि पीरियड्स में लड़कियां किसी चीज को नहीं छूती, घर से बाहर नहीं जाती और पानी भी हाथ से नहीं पीती। लेकिन नवीन इन बातों को नहीं मानता। वह जानबूझकर शिल्पा का हाथ पकड़कर कहता है, तुम भी अपनी चप्पल उतारकर जमीन पर पैर रखो और कहो कि क्या जमीन ने हमें छुआ या हमने जमीन को छुआ? क्या तुमने जमीन को अछूत कर दिया? नवीन की सोच देखकर शिल्पा को एहसास हो जाता है कि उससे प्यार करके उसने कोई गलती नहीं की। वो सही और गलत में फर्क जानता है। दूसरे दिन जब शिल्पा रेडी होकर बाहर जाने लगती है, उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हारा तीसरा दिन है, 5 दिन तक बाहर मत जाना वरना अपशगुन होता है। तो शिल्पा कहती है, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कहने की बातें हैं। मैं बिना बाहर गए नहीं रह सकती। हर महीने 5 दिन घर में रहूंगी, मतलब साल में 60 दिन घर में रहूंगी। ये मुझसे नहीं होगा माँ, आप बैठो घर में, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। और वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद राजू यानी शिल्पा का पिता एक बाइक खरीदता है, लेकिन उसे बाइक स्टार्ट करना नहीं आता। जब शिल्पा ये देखती है, वो फौरन अपने पिता के पास जाकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। राजू हैरान होकर पूछता है, तूने ये कहाँ से सीखा? शिल्पा हंसकर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात नवीन शिल्पा की गली के पास आकर हॉर्न बजाने लगता है। ये सुनकर शिल्पा शॉक में रह जाती है कि इतनी रात को नवीन घर के पास क्यों आया होगा। जब शिल्पा बाहर जाने लगती है तो देखती है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स पहले से वहाँ खड़ी हैं। वो कहती हैं, तू अकेली कैसे जाएगी? हम दोनों भी साथ चल रहे हैं, और वैसे भी इतनी रात को नवीन यहाँ क्यों आया होगा? शिल्पा कहती है, मुझे क्या पता, चलो देख लेते हैं। जब शिल्पा नवीन से मिलने जाती है, उसे पता चलता है कि नवीन का बस शिल्पा को हग करने का मन कर रहा था, इसलिए वह आया था। दूसरे दिन शिल्पा की एक फ्रेंड को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। जब ये बात शिल्पा को पता चलती है, वो फौरन अपनी फ्रेंड के पास जाकर वहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों से कहती है, क्या आप लोगों ने कभी उस लड़की से पूछा कि वो शादी करना चाहती है या नहीं? आप बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? यह देखकर शिल्पा का पिता राजू भी हैरान रह जाता है। असल में कुछ दिन पहले शिल्पा की उसी फ्रेंड ने उससे कहा था, कुछ दिनों बाद
मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए शिल्पा आज वहां आकर अपनी फ्रेंड की तरफ से बोलने लगती है ताकि उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी न कर दें। खैर, सभी चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रहे होते हैं। तभी शिल्पा अपनी फ्रेंड से कहती है, अरे बोल दो सभी को कि अभी तू शादी नहीं करना चाहती। लेकिन शिल्पा की वो फ्रेंड अपने घर वालों के डर से हाँ में जवाब देती है और कहती है, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर शिल्पा के होश उड़ जाते हैं और इस तरह सभी गांव वालों के सामने उसकी इज्जत चली जाती है, जिससे वो बहुत शर्मिंदा होने लगती है। गांव वाले अब यही सोचने लगते हैं कि जरूर शिल्पा का किसी से कोई चक्कर चल रहा है, तभी वह यह सब कर रही है ताकि उसके घर वाले भी उसकी शादी जबरदस्ती न करें। खैर, अब प्रेजेंट में शिल्पा की वो दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि वही लास्ट टाइम था जब हमने शिल्पा को देखा था, उसके बाद वो हमें नहीं दिखी। अब ये तीनों पूछते हैं, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर एकदम से शिल्पा कैसे गायब हो गई? तो हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त जब शिल्पा नहा रही होती है, एक पागल बच्चा शिल्पा की बाथरूम में झांकता है और वही सारी चीजें दीवार पर स्केच करने लगता है। असल में वही लड़का उन स्केचेस को बनाता था और ये लड़का उसी स्कूल का था जिसमें शिल्पा ने बच्चों को सॉरी और थैंक यू सिखाया था। इसी बीच वो लड़का एक दिन शिल्पा को नहाते वक्त बिना कपड़ों के देख लेता है और फिर जाकर वैसी ही तस्वीर दीवार पर बना देता है। फिर सुबह जब मोहल्ले के सारे लोग उस दीवार के पास जमा होते हैं तो वो तस्वीर देखकर समझ जाते हैं कि ये शिल्पा की है। इसके बाद राजू यानी शिल्पा का पिता भी उस दीवार के पास आता है और तस्वीर देखकर हैरान रह जाता है। इस तस्वीर की वजह से पूरे गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि पता नहीं शिल्पा ने किसको अपना शरीर दिखाया और किसके साथ समय गुजारा। तभी हम देखते हैं कि राजू पेंट लेकर उस तस्वीर को मिटा देता है। वहीं घर में शिल्पा की माँ शिल्पा को डांटती रहती है, कौन है वो जिसने तेरी ऐसी तस्वीर बनाई? शिल्पा रोते हुए कहती है, माँ मैंने किसी को भी अपना शरीर नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और न ही समझने को तैयार होती है। अब प्रेजेंट में शिल्पा की फ्रेंड्स इन तीनों लड़कों से कहती हैं कि उस घटना के काफी दिनों बाद हमें पता चला कि वो स्केच बनाने वाला एक पागल बच्चा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिल्पा गायब हो चुकी थी। वो बताती हैं कि उस घटना के बाद शिल्पा घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो बाहर जाए। इस बीच नवीन भी हर रोज गली के पास आकर हॉर्न बजाते बजाते थक गया था और फिर एक दिन उसने भी आना बंद कर दिया। इसी दौरान एक दिन शिल्पा अपनी माँ से कहती है, माँ कितने दिनों तक आप लोग मुझसे बात नहीं करोगे? गांव वालों की बातों पर भरोसा कर रहे हो, मेरी बात पर नहीं। आखिर दुनिया वाले जो चाहे वो बोलते हैं, लेकिन हमें अपने लिए जीना है। माँ शिल्पा की बातें सुनकर उसका पिता राजू भी बहुत दुखी हो जाता है। वो इनडायरेक्टली अपनी पत्नी से कहता है, खेत के पास खाना लेकर आ जाना, और वो जानबूझकर अपनी गाड़ी की चाबी भी वहीं छोड़ देता है ताकि शिल्पा घर से बाहर जा सके और अपना मन ठीक कर सके। राजू समझ चुका था कि इस सब में उसकी बेटी की कोई गलती नहीं है। इसके बाद राजू के जाने के बाद शिल्पा उसकी बाइक लेकर उस दीवार के पास जाती है जहां उसका स्केच बना था। वो वहां पहुंचकर उस दीवार पर कुछ लिखने लगती है, लेकिन असल में उसने क्या लिखा ये हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हम देखते हैं कि शिल्पा बहुत खुश होकर गांव में घूमने लगती है, अपनी बाइक इधर उधर घुमाती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। उस दीवार पर जो उसने लिखा था बारिश में मिट जाता है, बस उसका नाम शिल्पा बचा रह जाता है। अब प्रेजेंट डे में शिल्पा की फ्रेंड्स कहती हैं कि उसके बाद शिल्पा का क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो गांव वालों से क्या कहना चाहती थी ये भी किसी को नहीं पता, बल्कि तुम्हारी वजह से हमें ये पता चला कि शिल्पा मर चुकी है और आत्मा बन चुकी है। अब इन तीनों लड़कों को समझ में आता है कि शिल्पा की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसकी विश अधूरी रह गई। उसने दीवार पर जो लिखा वो किसी ने नहीं पढ़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर शिल्पा ने उस दीवार पर क्या लिखा होगा और वो गांव वालों से क्या कहना चाहती थी। ये सवाल अब इन तीनों का दिमाग घुमाने लगता है। इस बीच ये तीनों सोचने लगते हैं कि शायद उस दिन शिल्पा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा और वही गाड़ी कार्तिक के दादाजी को मिल गई होगी। इसलिए अब ये तीनों दोबारा उस गाड़ी के पास जाकर शिल्पा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिल्पा इनसे क्या कहना चाहती है ये तीनों समझ नहीं पाते। फिर उसी रात जब रोशन सो रहा होता है उसके दिमाग में एक बात खटकती है। इसके बाद वह फौरन अपने दोनों फ्रेंड्स को उठाकर कहता है, अरे यार मुझे पता चल गया कि शिल्पा दीदी क्या कहना चाहती हैं। तुम दोनों फटाफट शिल्पा दीदी की फ्रेंड्स और उनके मम्मी पापा को उसी दीवार के पास लेकर आओ जहां उन्होंने अपना मैसेज लिखा था। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस तरह रोशन अकेले उस दीवार के पास जाकर वही चीज लिखने लगता है जो शिल्पा कहना चाहती थी। फिर सुबह होने पर शिल्पा के मम्मी पापा देखते हैं कि शिल्पा की फोटो पर माला चढ़ी हुई है, तो वो समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। असल में ये काम कार्तिक और मधु ने कल रात किया था ताकि उनके मम्मी पापा को अपनी बेटी का सच पता चल सके। इसके बाद गांव के सारे लोग उस दीवार के पास जमा होते हैं और उस दिन शिल्पा ने जो शब्द लिखा था उसे पढ़ने लगते हैं और वह शब्द था थैंक यू। इसके बाद हमें शिल्पा की वही आवाज सुनाई देती है जब उसने बच्चों को सिखाया था, चाहे तुम्हारी जिंदगी में सुख हो दुख हो जो भी हो, सबसे पहले दूसरों को थैंक यू बोलना सीखो। तुम्हारा गुस्सा और दुख अपने आप कम हो जाएगा और फिर तुम आगे बढ़ पाओगे। यानी शिल्पा गांव वालों से नाराज नहीं थी,
बल्कि वो तो उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। यह देखकर शिल्पा के मम्मी पापा भी समझ जाते हैं कि इस गाड़ी में उनकी बेटी की आत्मा है और वो लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद शायद शिल्पा की आत्मा इस दुनिया से चली जाती है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब ये तीनों लड़के एक जगह लघुशंका कर रहे होते हैं, तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसे कोई आदमी कहीं ले जा रहा होता है। अचानक वह गाड़ी वहीं आकर खराब हो जाती है और शॉकिंगली वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि नवीन की होती है। इसके बाद सीन मूवी की स्टार्टिंग पर लौटता है, जहां वो बच्ची अपनी दादी से पूछती है, दादी उस नवीन का क्या हुआ, आपने बताया नहीं। तो दादी कहती हैं, अरे वो तो बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। यानी हमें अंदाजा लग जाता है कि शायद नवीन की आत्मा भी उसी गाड़ी में मौजूद है और वो उन तीनों दोस्तों से कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो गाड़ी उनके पास आकर रुकी थी। जिसका मतलब है कि शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आए। लेकिन दोस्तों, मूवी सच में बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि ऐसी कोई भी शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही दमदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।